नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। ये बायनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या है, मध्य पद निकालना है। मध्य जो पद होगा, मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी। तो हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है 2 प्लस में 3x, तो इसकी पावर 4 है। तो ये हमें कभी भी अगर a प्लस एक्स की पावर n में दिया हो, अगर हमें क्या कोई बायनोमियल थ्योरम गिवन होती है, तो इसमें जो मिडिल टर्म निकालते हैं, जो मध्य पद निकालते हैं, वो डिपेंड करता है इस n के ऊपर। अगर ये n हमारे पास अगर क्या हो गई, इवन हो, तो टर्म निकल जाती है n/2 प्लस 1th टर्म। ये क्या होगी हमारे पास, मिडिल टर्म होगी। कब, जब हमारे पास n इक्वल टू क्या होगा, इवन हो। अगर ये n अगर हमारे पास क्या हो, ऑड हो, तो इस केस में क्या होता है, n प्लस 1/2th जो टर्म होगी वो क्या होगी हमारे पास, मिडिल टर्म होगी। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, पावर हमें 4 दे रखा है, n को कंपेयर किया तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी, 4। इट मींस n क्या हमारे पास, इवन है। तो इवन है, इट मींस कौन सी टर्म मिडिल होगी, n/2 प्लस 1 कर देंगे, तो 4/2 प्लस 1th टर्म। तो इट मींस 4 2 जो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1 3। जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी, इसकी मिडिल टर्म होगी। जो t3 है, इसको हम कैसे लिखते हैं, tr प्लस 1। तो यहाँ से हमने जब कंपेयर किया तो इस t3 को हम क्या लिख सकते हैं, t2 प्लस 1। तो यहाँ से जो r की वैल्यू आई वो कितनी हमारे पास, 2। तो हमारे पास मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है NCR x की पावर r और a की पावर r। अब हमने यहाँ पर कंपेयर किया, यहाँ पर तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ कंपेयर करते हैं। n की वैल्यू हमें मींस कितनी क्या बोले, 4। तो ये हो जाएगा 4c2। r की वैल्यू कितनी होगी भाई, यहाँ से 2। x में हमारे पास कितना है, 2। ठीक है, 2 की पावर r कितना हमारे पास, 2। और a की पावर हमें कितनी रखी है, 3। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस r। कितनी होती है भाई, n माइनस r है, सॉरी n माइनस r। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इसको हम क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे इधर हमारे पास जो टर्म आई वो ही आई, 4c2 2 की पावर 2 3 की पावर 2। 4c2 को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसको लिखेंगे हम 4 फैक्टोरियल और n माइनस r। तो ये हमारे पास जो NCR का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल साथ में r फैक्टोरियल। तो n माइनस r किया 2 फैक्टोरियल साथ में r मतलब कितना है, 2 फैक्टोरियल। इसको हमने सॉल्व किया तो 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल और नीचे 2 फैक्टोरियल और 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 2 से 2 कट गया, 2 2 4। तो जो 4c2 की वैल्यू आई वो कितनी है हमारे पास, 3 2 6 निकल के आई। तो ये तो वैल्यू आ गई 6। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4c2 की तो वैल्यू आ गई 6, गुना में 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और गुना में 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 6 24, 24 निम्मा कितना हो गया, 216। तो 216 हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट होगा मिडिल टर्म का, तो मिडिल टर्म जो होगी उसका कोएफिशिएंट कितना निकल के आएगा, 216 निकल कर आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमें इसको इंटीग्रेट करना है, sin क्यूब x cos x dx। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है sin x को जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है, cos x होता है भाई। जब भी हम dy/dx करते हैं किसका, sin x का, तो फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, cos x के इक्वल होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, sin x को ही क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑन डिफरेंशिएटिंग तो ये क्या आ जाएगा, sin x का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x डॉट dx इक्वल टू dt। x के रेस्पेक्ट में किया तो देखो ये जो cos x dx है ये वैल्यू कितनी आ रही है, dt। तो ये इतनी वैल्यू है जो ये मैंने सर्कल कर दी है, cos x dx। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dt। तो इसकी जगह पे तो आ गया भाई ये dt। और ये sin x को मैंने क्या माना है, t, और इसकी पावर 3 है तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x की पावर n को जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n प्लस 1 और नीचे n प्लस 1 आ जाता है। तो जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो t की 3 का क्या हो जाएगा, t की शक्ति 4 बटे में
4 और प्लस में c। अब t की वैल्यू वापस कर देते हैं, तो t की वैल्यू क्या थी मेरे पास sin x, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 अपॉन में 4 प्लस में c। लेकिन अगर हमें यही ऑप्शन दिया हुआ है तो क्वेश्चन को यही करके छोड़ देंगे, लेकिन हमारे पास अभी भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। जैसे कि आप पीडीएफ में खोल के देखोगे तो ये क्या है, ये क्वेश्चन अभी हमारा क्या है ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहा है। तो ऑप्शन मैच करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक बेसिक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x इक्वल टू किसका होता है 1 के। तो यहाँ से अगर मैं sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं तो किसके इक्वल आएगी 1 माइनस के cos स्क्वायर x। इस स्क्वायर की वैल्यू हटा देता हूं तो इसमें क्या लग जाता है अंडर रूट, या फिर मैं ये भी कह सकता हूं 1 माइनस cos स्क्वायर x इसकी पावर 1/2। भाई इस अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इस sin x की जगह पे मैं 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और पूरे की पावर हमें दे रखी है कितनी भाई 4, ये पावर भी तो है 4 में। ये sin x को तो मैंने ये लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर 1/2 ये वैल्यू, इसकी पावर 4 है, ये 4 अपॉन में पूरे के 4 प्लस में से ये पावर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये फाइनल आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर x की पावर 2 पूरे के नीचे 4 प्लस में c। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हुए चलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमें y इक्वल टू दे रखा है sin log x, ये ln का मतलब होता है log, ठीक है। तो देखिए हमें इसकी क्या करना है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए पहले हम इसमें क्या कर देते हैं dy/dx निकालते हैं। जब हम ऑप्शंस देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको डिफरेंशिएशन किया, ठीक है, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो sin ये पूरा हमने x मान लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था dy/dx किसका भाई sin x का। तो sin x का क्या होता है cos x, और dy/dx cos x का क्या होता है माइनस के sin x, और dy/dx log x का क्या होता है 1/x होता है, ठीक है भाई। तो ये तीन फॉर्मूले इसमें यूज होंगे, sin x का cos x होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, और log का 1/x। तो देखिए इसका हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये पूरा ये sin एंगल x है, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, तो ये cos और एंगल क्या है इसमें log x, ये ln x का मतलब क्या है log x है, ठीक है। अब हमने इसका तो कर दिया sin का, तो क्या हो गया cos, अब इस log का भी तो होगा साथ में, और log का क्या होता है 1/x, तो ये मल्टीप्लाई में 1/x, ठीक है। तो ये 1 लिखो या लिखो, ये ऑलरेडी कंसीडर्ड होता है। तो ये हमारे पास बन गया dy/dx आ गया cos log x अपॉन में x। अब हम इसका क्या डबल डेरिवेटिव अब निकालते हैं, तो d²y/dx² इक्वल टू, अब ये क्या हो गया u/v मेथड। जब भी हमारे पास u/v मेथड से हम करते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या होता है v का स्क्वायर कर देते हैं, v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, फिर u एज इट इज फिर v का डिफरेंशिएशन। भाई जब हम 12th क्लास में पढ़ते हैं तो हमें यही चीज तो सिखाई जाती है कि जब भी u/v मेथड आता है, मतलब कोई भी संख्या है जो हमें टर्म दी हुई है अटे बटे में, तो ऊपर वाले टर्म को u मान लेते हैं, नीचे वाली को v। जब इनका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो नीचे वाली टर्म होती है इसका तो कर देते हैं स्क्वायर नीचे, तो ये वाली टर्म एज इट इज आ जाती है। फिर हम क्या ऊपर वाली का डिफरेंशिएशन करते हैं, डैश का मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, फिर ये u एज इट इज, फिर नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसका हम करेंगे, तो ये तो नीचे x है, ये तो बन गया x², ये x एज इट इज आ जाएगा। अब इस cos x का करेंगे, cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो ये माइनस के sin और x में आ जाएगा log x। अब इस log x का भी तो साथ में करेंगे, तो नीचे आ जाएगा ये x, फिर ये माइनस का निशान, फिर u एज इट इज, u मतलब क्या है cos log x, ये मैं मिटा देता हूं यहां पर cos log x, ठीक है। ये हो गया हमारे पास u एज इट इज आ गया। अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे, v क्या है हमारे पास x, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ गई d²y/dx² इक्वल टू, देखो ये x मल्टीप्लाई में ये कट जाएगा, तो माइनस के sin
log x माइनस के cos log x, ठीक है। और ये जो एक्स स्क्वायर था ये वही मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई भी लिख दिया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इसके साथ चला गया। अब हमने जब डिवाइड बाय dx निकाला था यहाँ पर, तो यहाँ से मैं cos log x को और क्या लिख सकता हूँ, cos log x। इस cos log x को हम क्या लिख सकते हैं, ये x इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो x dy बाय dx में इसको लिख सकता था। तो यहाँ पर वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, तो देखिए इधर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पर लिख दी। ये साइन लॉग एक्स है, साइन लॉग एक्स किसके इक्वल है मेरे पास, y की तो वैल्यू गिवन है, तो इस पूरे साइन लॉग एक्स के लिए मैं y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, लेकिन आगे माइनस का निशान है तो ये माइनस का भी निशान आ जाएगा। साथ में देखोगे ये माइनस cos log x को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैंने अभी वैल्यू निकाली थी, तो क्या लिख सकता है इसको, x dy बाय dx, x dy बाय dx। अब ये सारी टर्म को मैं क्या इधर ले जाता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये माइनस के तो प्लस के x dy बाय dx, और ये माइनस के y है तो प्लस के y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें जो हमें ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा इसमें से करेक्ट है, तो ये हम ऑप्शंस देख लेंगे। तो आई थिंक सी ऑप्शन इसमें गिवन था, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें 3 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 4 दे रखा है, और a माइनस बी मैग्नीट्यूड का वेक्टर जो ये हमें दे रखा है 5। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर और a माइनस बी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, 2 into में a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। जब हम वेक्टर 3D मैंने आप देख लेना प्लेलिस्ट में करा रखा है, तो वहां पर ये फॉर्मूला बता रखा है, तो ये हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए a प्लस बी की तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो ये तो एज इट इज रहेगा। a माइनस बी की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 25, 2 into a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 9, और b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये वैल्यू कितनी होगी 16 ना 25, तो इसकी जगह पर मैं 25 लिख सकता हूँ। 25 के हमने 2 से गुना करी तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये वैल्यू आ गई 50। तो यहाँ से a b वेक्टर का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 50, तो ये हमारे पास है, और माइनस हो जाएगा इधर जाके 25, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 25। तो हमें खाली क्वेश्चन में पूछा था a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है इन वेक्टर का क्या होगा, तो a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस पे ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो ये स्क्वायर इसके हट जाएगा, तो 25 का अंडर रूट कितने का होता है 5। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस वाले फॉर्मूले से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 की पावर 3n प्लस -1 माइनस आयोटा रूट 3/2 की पावर 3n, इसकी हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैं बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। हमारे पास अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो कोई भी हमने टर्म मान लेते, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का अगर हम क्या मानते हैं 1 है, तो x की 3 वैल्यू निकल के आएगी, वो क्या क्या निकल के आएगी, एक तो 1 निकल के आएगी, एक -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 निकल के आती है, और एक -1 माइनस आयोटा रूट 3/2, तो ये तो 1 है। इस वाली वैल्यू का हम बोलते हैं ओमेगा, और ये वाली जो वैल्यू होती है किसकी होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहीं से हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 0 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 1 होती है। तो इन्हीं आइडेंटिटी का हम यूज करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए माइनस के 1 प्लस आयोटा रूट 3/2 ये वैल्यू किसके हमारे पास ओमेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा, ये अंदर वाली वैल्यू ओमेगा बन गई, इसकी पावर कितनी है हमारे पास 3n, तो ये 3n है।
प्लस में ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर और पूरे की पावर कितनी है 3n है। इसको हम थोड़ा इनको अगर इंटरचेंज करें तो ओमेगा ये 3 में अंदर लिख सकता हूँ और पावर n लिख सकता हूँ, तो एक ही बात है ये भी। प्लस में ऐसे ही अगर मैं इस 3 को यहाँ ले जाऊँ और 2 इसकी जगह पे रिप्लेस कर दूँ तो ये वैल्यू भी क्या है, सेम ही रहेगी। 6n यहाँ पर है, 6n यहाँ पर, 3n ये था, 3n ही है, तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब हमें पता है ओमेगा के ऊपर जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया 1 की पावर n, 1 की पावर n। 1 की पावर आप चाहे कितनी कर लो तो हमेशा कितना देगा, 1 ही देगा। तो ये वैल्यू कितना देगी, 1 + 1 = 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका आएगा, तो ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, फंक्शन हमें दे रखा है f(x) = √25 - x²। तो क्वेश्चन में पूछा है इसकी लिमिट की अगर हम वैल्यू निकालें x टेंड्स टू 1 f(x - f1) अपॉन में x - 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। सपोज करो जो ये वैल्यू हमें निकालनी है इसको हम क्या मान लेते हैं, f(x) मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, f(x). अब हमने यहाँ पे f(x) के इक्वल माना है, तो फंक्शन तो हमें ये दे रखा है, तो इसका f(x) क्या होगा, तो ये पूरा क्या हमारे पास x और d/dx जो हम करते हैं, डैश का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में कि जब भी हम डैश मानते थे इट मींस क्या, उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं। तो d/dx करेंगे हम किसका भाई, √x का। भाई ये पूरा अंडर रूट है, ये पूरी टर्म मैंने x मान ली, पूरी टर्म क्या मान ली मैंने x। तो डिफरेंशिएशन करते हैं 1/√x का, तो ये क्या हो जाएगा 1/2√x। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2√x। x की वैल्यू पूरी क्या है 25 - x²। अब यहाँ पर हमने देखा इस x² का भी करेंगे, तो ये माइनस का x² है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस के 2x। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू निकल के आ गई -x अपॉन में √25 - x²। ये f(x) निकल के आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन में लिमिट पूछी है x टेंड इक्वल टू 1 पे। x वैल्यू कितने पे निकालनी है हमें, 1 पे निकालनी है, तो f(1) की वैल्यू निकाल दो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन में √25 - 1²। तो -1 अपॉन में 25 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 पे √। और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है माइनस का निशान साथ में आएगा, क्योंकि ये माइनस कहां से आया था, x² के आगे माइनस लिखा हो तो इसका -2x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the distance of the point 2, 3, 4 from the plane? अब देखो कभी भी अगर हमारे पास ये x, y, z पॉइंट दिए हो और ये एक इक्वेशन हमें क्या है प्लेन की दे रखी है इस फॉर्म में ax by cz plus d equal to 0, तो जो डिस्टेंस निकाली जाती है गिवन पॉइंट से वो किसके इक्वल होता है, ये जो पॉइंट है इसके कोफिशिएंट x y z के जो कोफिशिएंट इनकी गुना कर देते हैं इस गिवन पॉइंट के साथ रेस्पेक्टिवली करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, x की वैल्यू को x के साथ, यहाँ पर b कोफिशिएंट की y के साथ, c कोफिशिएंट की z के साथ और प्लस में लिख देते हैं हम d। लेकिन ध्यान रखना डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो इसको हम क्या है मोड के अंदर लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला गिवन हो जाएगा हमारे पास, a की इसके साथ x के साथ होगी, b की y के साथ, इस a की मैंने इस x के साथ करी है, इस b की मैंने इस y के साथ करी है, इस c की मैंने इस z के साथ होना करी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कभी ये सेम टू सेम ही उतार दो, प्लस में c z और प्लस में हम d लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड के अंदर लिखेंगे इसका मॉड्यूलस। ठीक है भाई, जिससे कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाए। अपॉन में हो जाता है अंडर रूट में a² b² c²। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है क्या डिस्टेंस निकालने का। ठीक है, कैपिटल D लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप बाद में। ठीक है, तो अब निकाल दो इसकी। तो देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या है 3 की इस 2 से गुना करी तो ये कितना आ गया भाई 6, प्लस के इस -6 की गुना करी इस y के साथ तो माइनस के 18, तो ये माइनस का 18 आ गया। फिर इस c की हमने यहाँ पर z के साथ, तो c की वैल्यू क्या है 2 की इस 4 के साथ करी तो ये वैल्यू होगी 8 और प्लस में 11 है तो ये प्लस में 11, ये मैग्नीट्यूड के अंदर लिख दिया।
अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इनका हम मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं यहाँ पर स्क्वायर करके। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखो 11 और 8 कितने हो गए भाई 19, 19 और 6 कितने हो गए 25, 25 में से 18 गए तो अंदर तो बच गया 7 और ये बन गया 36 और 9 45, 45 और 4 49, 49 के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है तो 49 कितने का अंडर रूट होता है 7 का होता है। तो नीचे वैल्यू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट होंगे तो 1 यूनिट हमारे पास का होगी इसकी डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो ये इसमें खेल किसका है सारा, इस फॉर्मूले का खेल है। तो ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है, अगर y बराबर tan इनवर्स 5 - 2 tan रूट x 2 5 tan रूट x, तो हमें dy dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमें y दे रखा है यहाँ पर tan इनवर्स 5 - 2 tan रूट x अपॉन में 2 प्लस के 5 tan रूट x। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें देखने से पता लग रहा है यहाँ पर tan इनवर्स ये x - y और x + y, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनता सा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते थे, इस टर्म को हम क्या 2 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y या माइनस भी ले लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स 1 प्लस के, तो क्या हो जाएगा सब यहाँ पर x प्लस के y और 1 माइनस xy, प्लस के केस में माइनस के केस में ये माइनस और ये प्लस, तो इट मींस यहाँ पर 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो फॉर्मूला बनेगा एक। तो हम क्या कर देते हैं दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड दे देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड दिया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड दिया, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड दिया, यहाँ से भी 2 से डिवाइड दिया। 2 से 2 कट गया तो ये तो बन गया 1, 1 को लिखो या मत लिखो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये प्लस में है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखा ये एज इट इज क्या है माइनस का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस के y, x माइनस y, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर माइनस, इससे आसान बना है। और यहाँ पर क्या हुई है 1 प्लस के xy। तो ये फॉर्मूला किसका होता है tan इनवर्स, शुरू में माइनस आती है, माइनस का फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। तो ये इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x, x क्या मेरे पास 5/2 माइनस tan इनवर्स। अब देखो tan इनवर्स इसमें देखना यहाँ पर y की वैल्यू क्या पूरी tan रूट x है, tan रूट x है। ठीक है, तो ये हमने फर्दर और सॉल्व करा तो ये tan इनवर्स 5/2, tan से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो इनवर्स में आएगा तो अंदर बच जाएगा रूट x। ठीक है, क्या बच जाएगा रूट x। ये हमारे पास y की टर्म आ गई सिंपलीफाई करने पर। क्वेश्चन में हमसे पूछा है dy/dx की वैल्यू निकालो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो dy/dx, ये तो भाई कांस्टेंट का टर्म हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। भाई tan कम कर देते हैं, ठीक है 1 प्लस के 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। इस x का करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, तो ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। और रूट x तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था 1/2 रूट x होता है डिफरेंशिएशन किसका, इस रूट x का। तो इस रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x। ध्यान रखना ये माइनस का निशान लगा हुआ है, ये माइनस का निशान हो रहा है साथ में। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा कितना 1/2 रूट x, किसकी वैल्यू आ गई है dy/dx की। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये हमें दिया हुआ है सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी। ठीक है, जीपी के लिए बताता हूं, एक गुणोत्तर श्रेणी है, इसका हमें दूसरा पद दिया हुआ 2 और इसके अनंत पदों का योग s इंफिनिटी है जो वो कितना दे रखा है 8। तो क्वेश्चन में कह रहा है जीपी बताओ, तो जीपी है क्या, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो देख लेंगे हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो देखिए हमारे पास जो है सेकंड टर्म है, तो पहले मैं जीपी के बारे में बताता हूँ। जीपी क्या होता है, जीपी क्या होती है गुणोत्तर श्रेणी, एक कांस्टेंट नंबर जो जिसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं वो मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, एबी के केस में मल्टीप्लाई या माइनस होता है कांस्टेंट टर्म, लेकिन जीपी गुणोत्तर श्रेणी के केस में मल्टीप्लाई होता चला जाता है।
तो जो पहली टर्म होती है वो a, सेकंड ar, तीसरा ar स्क्वायर, ar क्यूब एंड सो ऑन, और जो इसका nवा पद होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है arn-1, ये इसका nवा पद होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। तो ये दूसरे पद की वैल्यू हमें दी हुई है, इट मींस ar है जो वो हमें दे रखा है 2, और इसमें अनंत पदों का हमें क्या है वैल्यू दी हुई है कितनी 8, s इंफिनिटी। तो अनंत पदों के लिए फॉर्मूला होता है जो s इंफिनिटी, वो होता है a अपॉन के 1 माइनस r। तो यहाँ से हम क्या है a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 2/r। ठीक है, हमें यही तो निकालनी थी वैल्यू, अगर हमें a पता लग जाए तो gp अपने आप बन जाएगी, क्योंकि हमें क्या है कॉमन रेशियो की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे। तो देखिए s इंफिनिटी इक्वल टू मींस 8 इक्वल टू a की वैल्यू मैंने निकाली 2/r और नीचे 1 माइनस r ये है ये। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 अपॉन के r माइनस r स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई 8। इसको हमने जब और सॉल्व करा तो 2 से कट गया 8, 4 बार पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो देखिए इधर, तो ये आ जाएगा 4 के हमने 8 से गुना करी तो 4r माइनस 4r स्क्वायर, और नीचे क्या है इक्वल टू कुछ नहीं है तो इट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 है यहाँ पर इक्वल टू 1, इस 1 को भी इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4r स्क्वायर माइनस के 4r जमा के 1 बराबर 0। इसका हम क्या कर देते हैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास टूट जाएगा 2r के अंदर। ठीक है, तो कॉमन लेंगे 2r, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2r माइनस का 1 माइनस 1 पे कॉमन लेंगे 2r माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई कितनी मेरे पास 1/2। अब देखो यहाँ पर कॉमन रेशियो था जो सारा अनुपात है वो निकल के आ गया कितना 1/2। हमें a निकालना पहला पद, r की तो वैल्यू हमें पता लगी तो पहला पद और निकल जाएगा। कहां से निकलेगा ये वैल्यू से, यही तो हमने निकाली थी यहाँ पर, तो a की वैल्यू और निकाल लो तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 अपॉन में r की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इट मींस a जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा 4। तो हमारे पास जो gp बनेगी तो वो क्या बनेगी पहला पद कितना बन गया 4, दूसरा पद a और r की गुना करेंगे एक साथ तो 1/2। ठीक है, हमें वैसे दूसरा पद क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना 2, दूसरा पद हमें कितना दिया हुआ है 2, हमें दिया हुआ है 3x माइनस 4 अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1, ये 4 माइनस 1। तो हमें x बिलोंग्स टू बताना है ये x की वैल्यू क्या होगी, ये किस इंटरवल में लाई जाएगा। तो हमें इस तरीके से हमें ऑप्शन दे रखे हैं 1 इंफिनिटी, ये क्लोज्ड है, ये इधर से ओपन है, या 1 और इंफिनिटी, या फिर हमें इस तरीके से ऑप्शन रख के देख लेना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा 3x माइनस 4/2 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका हमने एलसीएम लिया तो ये कितना आ गया भाई 4, ये x प्लस 1 रहेगा 4 इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 4, तो ये वैल्यू क्या होगी प्लस के 1 माइनस के 4, तो माइनस का 3 बन जाएगी वैल्यू, ये माइनस का 3 बन गया। इस 4 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 इस तरीके से। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये साथ चला गया इसके यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से हम बारी बारी हटाते हुए चले जाएंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 6x माइनस के 8 ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं इस 8 को हटाते हैं तो प्लस 8 करना पड़ेगा, प्लस 8 करते हैं ये खत्म और यहाँ पर ये प्लस 8 आ जाएगा, प्लस 8 के और माइनस के 3 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस के 5, तो ये वैल्यू आ गई प्लस के 5। ये x हमें हटाना है यहाँ से तो माइनस x, इधर भी माइनस x, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 5x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी रह जाएगी कट जाएगी भाई, हमने जब माइनस x करा था तो ये वैल्यू आ गई, ये हमने यहाँ से कट गई तो ये वैल्यू कितनी बचेगी 5। तो यहाँ से हमने क्या डिवाइड देते हैं, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम डिवाइड, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से 1 निकल के आ गया। तो x की जो वैल्यू आएगी इक्वल टू का निशान है मींस ये स्टार्ट होगा a से और ज्यादा तो इसका हमें पता नहीं थी इंफिनिटी तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा ओपन इंटरवल निकल के आ जाएगा, जो कि हमें पहला ऑप्शन
दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराया था, लेकिन उसी से मिलता जुलता है। वहां पर हमें क्या ax by cy प्लस d की फॉर्म में दे रखा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दूसरी फॉर्म में गिवन है। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, और हमें क्या है एक यूनिट वेक्टर दे रखा है a, ये हमारे पास क्या है एक यूनिट वेक्टर है, और जो प्लेन है वो हमें दे रखा हो r डॉट n इक्वल टू q की फॉर्म में। कौन सी भाई? r डॉट n q की फॉर्म में। तो जो डिस्टेंस गिवन होती है p, वो किसके द्वारा दी जाती है? a डॉट n माइनस q अपॉन में n का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड करता रहेगा। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब देखो a डॉट n, अब a वेक्टर क्या हमारे पास, a हम बना लेंगे a इक्वल टू 2i 3j और 4k, और r डॉट n, n के r के साथ जो वेक्टर है वो n वेक्टर, इट मींस ये वैल्यू हमारे पास। तो n वेक्टर हमें गिवन है कितना? 3i माइनस 6j प्लस 2k, और जो q की वैल्यू है वो इक्वल टू है, तो देखो ये प्लस के 11 है, ये कैसे प्लस के 11 है। जब हम जीरो के इधर की साइड लेके जाएंगे तो जो q की वैल्यू वो क्या आ जाएगी हमारे पास? माइनस 11 आ जाएगा, ठीक है। कंपेयर करेंगे जब इस इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई। हमें करना क्या है यहाँ पर? और a डॉट n की वैल्यू निकालनी है। तो a डॉट n वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो आगे आगे के जो कोएफिशिएंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 6, 3 6 18 और 4 2 8, ठीक है। ये हम नेट मॉड्यूलस में लिख देते हैं क्योंकि ये सारा मॉड्यूलस भी निकल के आएगा। तो 8 6 कितना हो गया? 14, 14 ये रहे मॉड्यूलस, तो ये कितना हो गया भाई? इकट्ठा लिख लेंगे क्यों के साथ। 6 8 14, 14 माइनस 18, ये वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 4। अब इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं हम सीधा। तो a डॉट n की वैल्यू आ गई भाई माइनस के 4 माइनस, और q देखो ये फॉर्मूला में माइनस है, q की वैल्यू माइनस 11 है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगी? प्लस के 11। ये पूरा मॉड्यूलस के अंदर अपॉन में n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, n क्या है? इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं अंडर रूट में। तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये ऊपर वैल्यू बच जाएगी कितनी? 7, और ये 49 बन गया। 49 कितने का अंडर रूट होता है? 7, 7 से 7 बन गया। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1 यूनिट निकल कर आ जाएगा। तो सारा ये फॉर्मूलों का खेल है। 3D बहुत आसान है, लेकिन आपको क्या फॉर्मूले बहुत ज्यादा है, उसमें फॉर्मूलों का ध्यान रखना पड़ेगा बस, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जो, वो हमें दिया हुआ है ए सेट है जो, इसमें हमें एलिमेंट दे रखे 1 2 3 4, और रिलेशन दे रखी है हमें ए सेट के ऊपर जो बनती है वो है 2 2 3 3 4 4 और 1 2, ठीक है। ये डिफाइन करी गई है किस पे? ए के ऊपर, इस सेट पर। तो कहना जो आर है वो क्या होगी हमारे पास? रिफ्लेक्सिव होगी, सिमेट्रिक होगी, या ट्रांजिटिव होगी, या इनमें से कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो वो सेम टू सेम उसमें लाई करना चाहिए। तो हमने पहला एलिमेंट लिया भाई 1 और 1, ठीक है। क्या 1 और 1 हमारी रिलेशन में लाई कर रही है? भाई हमने ए बी तो डिफाइन किया गया है। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है वो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए, कि जो है ए और ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए हमारे पास? आर। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है? इफ ए रिलेशन बी, रिलेशन में है ए बी बिलोंग्स टू आर है, देन बी आल्सो होनी चाहिए किसके में? बिलोंग्स टू आर। और ट्रांजिटिव के केस में क्या है? ए बी में बिलोंग करती है रिलेशन से, बी और सी बिलोंग करते हैं आर से, तो ए और सी भी बिलोंग करने चाहिए किसमें? आर से। तो ये केस होता है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा एक हमने एलिमेंट ले लिया 1 1 1, क्या इस रिलेशन में आ रहा है? तो नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इट मींस
ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। अब बात आती है सिमेट्रिक पर, ठीक है। अब हमने देखा एक और दो एलिमेंट ले लिया, एक दो बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यही तो कंडीशन होती है, ए बी अगर आर में है तो इनको हम रिवर्स कर देते हैं, बी ए बी आर में होना चाहिए रिलेशन में। तो एक दो हमने ले लिया, लेकिन दो एक तो इसमें है नहीं, तो इसलिए नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मींस ये भी सिमेट्रिक रिलेशन है नहीं। अब बात आती है ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। ट्रांजिटिव के केस में मैंने क्या बताया था, अगर हमने एक दो बिलोंग्स टू आर लिया, यही तो है ट्रांजिटिव की कंडीशन कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर बी और सी, अब यहाँ पे हमने दो लिया है तो दो की हमने दो के साथ करी, ये भी इसमें है, तो एक और दो ये रिलेशन को होना चाहिए। क्या ये रिलेशन में है? ये है, इट मींस ये इक्वेशन ये क्या है, जो सेट है ट्रांजिटिव है। तो इट मींस रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये जो सेट है जो डिफाइन किया गया ए पर, तो वो क्या होगी, ट्रांजिटिव होगी। तो यही हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है जो हमें दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c। हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax² bx + c = 0, दूसरी इक्वेशन दे रखी है px² qx + c = 0। क्वेश्चन में कह रहा है यदि इनके जो रूट है वो रूट कैसे है, इनके जो मूल है वो बराबर है, इसका मूल और इसके जो मूल है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और d1 और d2 इनके क्या रेस्पेक्टिवली डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। जो हम d निकालते हैं, d किसके द्वारा दिया जाता है, b² - 4ac = 0, इसके द्वारा, ये d का फॉर्मूला होता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है जो d1 और d2 अगर हम मानते हैं इनके, तो वो इनका रेशियो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या होगा। तो ध्यान रखना, जब भी इनके मूल बराबर हो, क्या हो गई, मूल बराबर हो, तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है मूल बराबर हो। तो जो d1/d2 है वो क्या होता है, x का गुणांक कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, और दूसरे में भी x का गुणांक का होल स्क्वायर हम कर देते हैं। अब d1 क्या है, पहले वाली इक्वेशन में x का गुणांक क्या है हमारे पास, b है, तो इसमें तो आ जाएगा b का स्क्वायर अपॉन में x का गुणांक मींस d2 क्या है, सेकंड इक्वेशन का, तो सेकंड इक्वेशन में x का गुणांक क्या है, q, तो ये हो जाएगा q का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी मूल बराबर हो और d1 और d2 के रेस्पेक्टिवली हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, तो आपसे पूछेगा रेशियो क्या होता है, तो इस केस में ध्यान रखना x का गुणांक की करके होल स्क्वायर कर देते हैं दोनों पे, दोनों जो इक्वेशंस हमारे पास गिवन होगी। तो पहले में x का b है तो b का होल स्क्वायर, दूसरी वाले में x का q है तो q का होल स्क्वायर, तो b² - हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 8 कॉइन है, टॉस किए जाते हैं साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी बतानी एटलीस्ट 6 हेड हो। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो वो हमारे पास कैसे गिवन होती है, px = r। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NCR, p सक्सेसिव केस की पावर r और 1 - p की पावर n - r। यहाँ पर p और 1 - p क्या होते हैं, p है जो वो सक्सेसिव केस होता है, क्या होता है, सक्सेसिव केस, और जो q है इसको हम 1 - p लिख देते हैं, इट मींस ये क्या है, फेलियर केस होता है। क्या होता है, फेलियर केस। तो 1 - p को हम q भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास सिक्का होता है, तो जब इसको हम उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो क्वेश्चन में कहा इसने हेड आने का, क्या है, 6 हेड हो, तो इट मींस पहले हम सक्सेसिव केस निकालते हैं, जो p होगी, स्मॉल p की जो वैल्यू होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हेड आने पर यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर जो q की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 1 - p, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। भाई 1 में से आधा जाएगा तो आधा बच जाएगा, तो ये फेलियर केस आ जाएगा। तो यहाँ पर q को मैं 1 - p भी लिख सकता हूँ, या डायरेक्ट q भी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर, और q, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था एटलीस्ट 6 हेड, एटलीस्ट और एट मोस्ट, ये दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एटलीस्ट और एट मोस्ट। इसका मतलब होता है कम से कम, और ये ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपसे एटलीस्ट पूछा है, कम से कम का मतलब क्या, 6 हेड आए, 6 हेड तो क्या कम से कम आने चाहिए,
और ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन ले लेंगे। तो यहाँ से जो r है ये कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू आ जाएगी, 6 या 6 से ज्यादा। तो हमारे पास क्वेश्चन बन गया p x इक्वल टू 6 पे भी निकालना है, p x इक्वल टू 7 पे भी निकालना है, और p x इक्वल टू 8 पे निकालना है, क्योंकि यहाँ पर जो n का मान है वो इस क्वेश्चन में कितना है, 8। भाई आप पॉइंट कितने हमारे पास, n की वैल्यू 8 है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, और एट मोस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा हम क्या जितनी वैल्यू वो तो हम लेंगे उससे कम वाले लेंगे, ज्यादा नहीं लेते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए इसके लिए सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास ये है। तो जब हमने 6 रखा तो NCR x इक्वल टू r मींस सबसे पहले वैल्यू निकाली जाएगी 8c 6, और ये हो जाएगा p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 की पावर r, और 1 माइनस p या q लिख दे हम, एक ही बात है, ये भी 1/2 की पावर n माइनस r, तो इट मींस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, प्लस में 8c7 1/2 की पावर 7 हो जाएगी, और ये 1/2 आ जाएगी निकल के, n माइनस r करेंगे 1 और ये पावर r है 7, फिर 8c8 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी, 8, और ये 0 हो जाएगी। 0 की वैल्यू कोई भी पावर होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने देखा 1/2 1/2 1/2, यहाँ पर दोनों सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी, 8 है, इसकी कुछ नहीं तो पावर मींस क्या 1 है, तो ये भी 8 है और ये भी 8 है, तो 1/2 की पावर 8 में सब में से कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बच जाएगा, 8c6 8c7 और 8c8, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो 8c6 की वैल्यू निकालना, तो ये हो जाएगा 8 गुना के 7 फैक्टोरियल अपॉन में ये 7 गुना के 6, और ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 1, 6 से 6 कट गया, 2 चौक 8, तो 7 चौक 28, ठीक है। तो 8c6 की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, 28। ऐसे 8c7 की वैल्यू निकालनी थी, तो 8 गुना के 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 7 से 7 कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, और n की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो 8c8 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1, 8c7 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 8, और 8c6 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 28। तो 28 और 8 कितने हो गए भाई, 26, 36, 36 और 37, तो 37 बटे में, और 2 की पावर 8 का मतलब कितना होता है, 256। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन को दोबारा से समझो, ये कह रहा है 8 पॉइंट को हमने क्या टॉस किया गया, तो एटलीस्ट 6 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मींस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का केस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो p इक्वल टू xr गिवन दी जाती है इस फार्मूले के द्वारा। यहाँ पर p क्या होता है, सक्सेसिव केस। सक्सेसिव केस क्या है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया हेड आने की, तो हेड या टेल, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2, ना आने की क्या हो जाएगी, 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो ये भी 1/2 है। फेलियर का केस होता है 1 माइनस p जो होता है ये फॉर्मूले में, ये इसको हम क्या q भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा 6 हेड होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम 6 हो, ज्यादा भी आ सकते हैं। ज्यादा कहाँ तक जाएंगे हम, क्योंकि हमें 8 पॉइंट दिए गए, तो 8 n की वैल्यू 8 है, तो 6 हम रख लेंगे, एक बार 8, एक बार 7 रख लेंगे, एक बार 8, फॉर्मूले में अप्लाई करके हमने ये सॉल्व कर लिया, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 37/256। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो ये हमें दे रखा है कि एक क्रिकेट में 17 प्लेयर है, ठीक है। हमारे पास टोटल कितने प्लेयर है भाई, 17 प्लेयर है। इनमें से जो है 5 क्या कर सकते हैं भाई, गेंद कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है इसमें, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड। सिलेक्शन के केस में हम कॉम्बिनेशन लगाते हैं, और अरेंजमेंट के केस में हम परमुटेशन का केस लगाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा सिलेक्शन का, सिलेक्शन मतलब इट मींस ये किसका केस हो गया, कॉम्बिनेशन का। इट मींस हम एनसीआर का जिसमें हम यूज करते हैं, सी फॉर कॉम्बिनेशन, और एनपीआर है परमुटेशन, ये किस में होता है, अरेंजमेंट के केस में, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखिए ये 11 टीम, हमें 11 प्लेयर बनाने हैं जिसमें 3 बॉलर हो। क्या हमें 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, 11 प्लेयर क्या करने में हमें सिलेक्ट करने, जिसमें क्या है 3 बॉल कर सके। अब देखो हमारे पास टोटल प्लेयर कितने, 17 है।
17 में से 5 बॉल करते हैं तो हमें 3 बॉलर चाहिए, तो ये 3 बॉलर किस में से आएंगे, इन 5 बॉलर में से आएंगे। भाई खिलाड़ी है जो हमारे पास प्लेयर है, 5 बॉलर अगर है तो इट मींस जो रिमाइंडर बच गए यहाँ पर कितने भाई 12 प्लेयर जो बच गए, 12 प्लेयर जो बच गए, 17 में से 5 बॉल करते हैं तो जो 12 प्लेयर है ये कौन होंगे, बैटिंग करने वाले होंगे। ठीक है, अब हमें बॉलर सिलेक्ट करने तो बैटिंग वालों में से तो सिलेक्ट हो नहीं सकते, बॉलर में से ही सिलेक्ट होंगे, तो ये कहां से सिलेक्ट किए जाएंगे, इन 5 में से सिलेक्ट करे जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास बच कितने गए, 12 प्लेयर बच गए। ठीक है, ये 5 बॉलर में से तुमने 3 कर लिए, अब कितने प्लेयर बच गए हमारे पास, 12, उनमें से हमें बनानी कितने, यहाँ पर प्लेयर की टीम है 11 की, तो उन 12 में से हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 8। भाई 3 तो हमने बॉलर ले लिए, तो हमें कितने और प्लेयर की जरूरत है, 8 की, वो 8 कहां से सिलेक्ट करे जाएंगे, इन 12 में से सिलेक्ट करे जाएंगे, ये इनके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर इनकी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो एनसीआर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, वहां से हम सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है जो हमें ये दिया हुआ है, अगर एक पैरेलल पाइप हमें दिया हुआ है फॉर्म बाय ए प्लेन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट्स, पैरेलल पाइप का हमें प्लेन के द्वारा बनाया गया है जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं प्लेन के अंदर, क्या क्या है, एक तो 5, 8 और 10, और एक हमें पॉइंट दिया हुआ 3, 6 और 8 पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन। तो कह रहा है इसके डायगोनल की लेंथ क्या होगी, जो ये पैरेलल पाइप में बनेगा प्लेन के अंदर इन कोऑर्डिनेट्स पर, तो पूछ रहा है इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। तो जो डायगोनल की लेंथ है ये हम निकाल लेते हैं किसके द्वारा, बाय डिस्टेंस फार्मूला, किसके द्वारा निकाल लेते हैं हम, डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला निकाल दो, अब यहाँ पर अंडर रूट में लगा के इनका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 - 3 करते हैं, 3 - 5 कर, तो बात एक है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, जब हम स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाती है, पॉजिटिव। तो देखिए 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1, 6 - 8 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1, तो 8 - 10 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू फर्दर क्या निकल के आ गई, -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4, 6 - 8, 4 2 बच गए, 2 का स्क्वायर ये भी 4, और 8 - 10 ये भी 2 बच गया माइनस के, इसका स्क्वायर करेंगे ये भी 4, तो ये वैल्यू निकल के आ गई कितना, 4 4 4, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√3। ठीक है, ये हमारे पास क्या रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ गया। वैसे ये 2√3 कैसे है, इसको मैं 4 × 3 लिख सकता हूँ, 4 कितने का अंडर रूट होता है, 2 का, तो कंप्लीटली मार, ये किसी का होता है जिसके साथ ये रूट रह जाएगा, तो इस तरीके से इनको निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया हुआ है, ये एक मैट्रिक्स दी हुई है x z y y x z y + z z + x x + y। तो इसमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बताना है, डिटरमिनेंट निकालना है इस गिवन मैट्रिक्स का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पर R1 में इन सब को जोड़ लेते हैं, R1 में ऑपरेशन लगाया हमने, R1 + R2 + R3, ये ऐसे जब हम चलते हैं तो इनको हम बोलते हैं रो, और जब हम ऐसे चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ तो इनको हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो R1 में हमने ऐसे थे, ये सारी जोड़ेंगे ऊपर की तरफ, तो देखो इस x में ये z और y जोड़ा, तो ऊपर क्या बन गया, x + y + z। ठीक है, हम R1 में अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने इसको जोड़ेंगे तो x y z, तो ये भी x y z आ गया, इसको हम जोड़ेंगे तो देखो ये y + z है, ये भी z + x है, ये x + y, ये सारी इकट्ठी जोड़ेंगी, तो देखो ये 2 बार तो y हो गया, 2 बार z हो गया, 2 बार x, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, x + y + z, ये 2 में ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और बाकी टर्म्स एज इट इज रहेंगे, हम लोग को छेड़ा नहीं, बाकी ये x और ये z + x, ये y, ये z और ये x + y। ठीक है,
अब यहाँ से हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डिटरमिनेंट वैल्यू पूछी गई है। अब देखो इसमें x y z ये हम कॉमन ले लेते हैं, x + y + z कहां से, इस पूरी R1 में से, किसमें से, पूरी रो में से हम ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक, ये z, ये y, ये एक, ये x, ये z, और उधर बच जाएगा 2, ये z + x, ये 2 ढंग से लिख देता हूं मैं, और ये x + y। इसको हम और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर मुझे अगर ये 1 बन जाए तो फिर क्या ये 1 1 1 हो जाएगा, फिर मैं क्या इनको अगर 0 और 0 बना लूंगा आसानी से, फिर इसको हम आसानी से क्या सॉल्व कर सकते हैं पूरी डिटरमिनेंट को। तो यहाँ पर कब आ सकता है, अगर मैं इस पूरी C3 में से C1 माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेशन लगाया C3 में, C3 - C1, तीसरे कॉलम में से पहला कॉलम घटा देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने इसलिए घटाया, z से z कैंसिल हो जाएगा, इसमें y है इसमें भी y है, तो ये 0 0 बन जाएगा इससे, ठीक है। तो अब जब हमने ये अप्लाई करा तो यहाँ से क्या निकल के आया, ये टर्म तो हमारे पास एज इट इज रहेगी x + y + z। तो ये मैंने खाली देखो C3 में लगाया, क्योंकि C1 और C2 सेम रहेंगे, तो 1 z y 1 x z, तो ये तो आ गया 1, 2 में से ये 1 जाएगा तो 1, x + z में से ये z गया, तो ये क्या बच जाएगा, खाली x बचेगा, ये क्या था x, तो ये बच गया x। यहाँ से y कट जाएगा तो ये भी क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब देखिए इसमें हमारे पास ये निकल के आ गया, मैं यहाँ से थोड़ा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे आगे। अब देखिए हमारे पास ये x + y + z ये तो बाहर था, यहाँ पर मैंने ऑपरेशन लगा देता हूँ, क्या भाई, ये वैल्यू मुझे 0 बनानी है और ये वाली वैल्यू 0 और ये वाली 0। तो यहाँ पर हम क्या है, C2 में ऑपरेशन लगाएंगे, C2 - C1, और एक C3 में ऑपरेशन लगा दिया, C3 - C1, इसमें से ये वाली और इसमें से ये, तो C1 तो मैंने छेड़ा ही है, तो C1 तो एज इट इज आ जाएगा 1 z और y। अब सेकंड में कॉलम, सेकंड में से पहला कॉलम है, तो 1 - 1 करेंगे तो 0, इधर x - z, तो ये x - z, इधर से करेंगे तो z - y, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में से मैंने पहला कॉलम हटाया, तो 1 - 1 करेंगे तो ये 0, x - z, ये x - z, और ये x - y, तो ये x - y, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसको क्या एक्सपेंड कर देते हैं R1 के अलावा, ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x + y + z, एक्सपेंड हमने करा अलोंग R1 ऐसे, तो ये हम ऐसे जाएंगे तो ये तो 1 आ जाएगा हमारे पास, 1 ऐसे जाएगा, तो ये वैल्यू इसके साथ गुना होगी, x - z और x - y माइनस हो जाएगा इसके साथ z - y और x - z। भाई पहले इसके साथ गुना करी, x - z x - y, फिर माइनस का निशान, ये और ये z - y और x - z, बाकी ये 0 0 आ जाएगा तो ये 0 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे जी। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अंदर इनकी गुना करी हमने, देखो अब यहाँ पर ये भी x - z है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर x - z मैंने अंदर कॉमन लिया, तो ये x + y + z है मेरे पास, x - z और कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, x - y बच गया, यहाँ से x - z बाहर चला गया, ये बच जाएगा। देखो भाई ये z - y बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ये तो माइनस का z बन गया, और माइनस माइनस क्या बनेंगे, प्लस के y बन गया, इस y से ये y कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो हमारे पास आ गया x + y + z, x - z, और अंदर भी क्या बच गया x - z, तो ये x - z का क्या लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर निकल कर आ गया। थोड़ा लेंथ की जरूरत है, मैंने आपको बिल्कुल ब्रीफली समझाया, हम जब फास्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा, हमें ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि हाँ इनमें x + y + z करके और x - z कुछ कॉमन आएगा, और वो देख के हमें आंसर में दिया होगा, ठीक है। तो बाय ऑप्शन भी हम इसको कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें दिया हुआ है 19। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास था, ये पूरी इसमें एक स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर एक क्लास में 54 स्टूडेंट है, जो 54 स्टूडेंट है वो खाली हिंदी में अच्छे हैं, और जो 63 विद्यार्थी हैं 63 स्टूडेंट्स हैं जो वो खाली गणित में अच्छे हैं,
और 41 जो विद्यार्थी वो इंग्लिश में अच्छे हैं। केवल शब्द लगा हुआ है, ओनली मतलब क्या है, हिंदी में केवल 54 अच्छे हैं, 63 है जो वो केवल मैथ में अच्छे हैं, और 41 है जो वो केवल इंग्लिश में अच्छे हैं। अब यहाँ पर जो है 18 स्टूडेंट है जो वो हिंदी और मैथ दोनों में अच्छे हैं, ठीक है। और जो 10 स्टूडेंट है वो तीनों सब्जेक्ट है, हमारे पास तीनों जो सब्जेक्ट है हिंदी, मैथ और इंग्लिश, इनमें अच्छे हैं। तो अब आगे क्वेश्चन कह रहा है बताओ कितने स्टूडेंट्स है जो या तो हिंदी में या मैथ में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इसी का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है जो वो क्या कह रहे हैं कि कितने इसमें हिंदी में और मैथ में सही है लेकिन इंग्लिश में नहीं है। देखो खेल किसका हो रहा है यहाँ पर, या और या, तो क्वेश्चन देखने में ऐसे लग रहा है एक जैसे, लेकिन यहाँ पर आइदर और कह रहा है और यहाँ पर क्या कह रहा है, खाली हमें केवल बताना है। तो इसको हम क्या वेन डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं। तो ये मैंने लिख दिया भाई, ये हिंदी के लिए हो गया हमारे पास, ये क्या है हमारे पास हिंदी। तो हिंदी में केवल कितने अच्छे हैं, 54 स्टूडेंट अच्छे हैं, ठीक है। 63 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये ऑल का भी रखा था, तीनों का इंटरसेक्शन बना लो इस तरीके से। ये हिंदी हो गया, ये इंग्लिश लिख दिया मैंने, और ये लिख दिया भाई मैंने मैथ। ये वाला जो मैथ के लिए, ये इंग्लिश के लिए और ये हिंदी के लिए, ठीक है। 54 खाली हिंदी में सही है, ठीक है। केवल 63 स्टूडेंट मैथ में सही है केवल, तो ये कितने 63 स्टूडेंट केवल मैथ में, तो ये मैथ में केवल कॉमन में नहीं जाएगा, खाली ये इधर वाला हिस्सा आएगा जो खाली इधर से ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हिस्सा जाएगा। और इंग्लिश में केवल 41 स्टूडेंट है, दैट मींस ये वाला हिस्सा केवल। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, देयर आर 18 स्टूडेंट वर गुड इन हिंदी एंड मैथ। हिंदी और मैथ में, हिंदी और मैथ देखो ये हिंदी है और ये मैथ है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, ये वाली जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। ये वाले स्टूडेंट कितने टोटल 18, कितने स्टूडेंट है हिंदी और मैथ, इनमें जो कॉमन है वो कितने 18 स्टूडेंट है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट वो है जो तीनों सब्जेक्ट में है। तीनों कॉमन कहां पर आ रहा है यहाँ पर, तीनों कॉमन ये वाला हिस्सा, कौन सा, ये जिसमें मैं x x x लगा रहा हूं, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो ये वाला सर्कल भी इसमें, ये वाला भी इसमें और ये वाला भी इसमें। अब ध्यान से देखो ये अगर इसमें कितने स्टूडेंट है 10 है, तो अगर ये हिंदी और मैथ के भी इसमें जा रहे हैं तो 10 इसमें जा रहे हैं, टोटल 18, तो इट मींस यहाँ पे जो हिस्सा बचेगा वो खाली कितने होंगे, यहाँ पर 8 निकल के आएंगे। कितने निकल के आएंगे 8। भाई तीनों में 10 भी तो जा रहे हैं, तो इस तरीके ध्यान रखना, टोटल अगर इधर 18 है 10 इधर भाग गई तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे 8 स्टूडेंट, तो ये वैल्यू कितनी रह जाएगी हमारे पास 8 रह जाएगी। अब हमारे पास वेन डायग्राम बन गया पूरा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहा, कितने स्टूडेंट है जो कि गुड है, अच्छे है, आइदर इन हिंदी, हिंदी में कितने अच्छे भाई केवल 54, ठीक है। और मैथ, मैथ में कितने हैं 63, ये 63 है। बट नॉट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में नहीं है। अब देखो इंग्लिश कहां पर सब्जेक्ट है, ये वाला इंग्लिश का सब्जेक्ट है, यहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश में नहीं होने चाहिए, तो नहीं होने वाले क्वेश्चन कौन से है, ये वाली चीज है हमारे पास, ये वाला जो सेकंड रीजन है। तो इसमें कितने और स्टूडेंट है 8, तो इंग्लिश वाला में लेना ही नहीं है, तो इंग्लिश तो यहाँ तक था बस, तो ये वाला कोर्स बच गया, तो ये 8 और इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास 71 में ये जोड़ा तो ये हो गया 125। तो 125 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि या तो हिंदी में या मैथ में अच्छे हैं लेकिन इंग्लिश में नहीं है। ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो इधर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, गुड इन हिंदी एंड मैथ। यहां पर कह रहा है हिंदी और मैथ में अच्छे हैं, हिंदी और मैथ पे आ जाओ, हिंदी और मैथ में कितने अच्छे थे निकल गए यहाँ पर 8, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। क्वेश्चन में तो केवल 18 है, ठीक है, क्वेश्चन में केवल कितने 18, लेकिन इंग्लिश में नहीं होने चाहिए। भाई हमारे पास क्वेश्चन में यही है ना, 18 स्टूडेंट बोथ हिंदी एंड मैथ, हिंदी और मैथ में हमारे पास कितने 18 स्टूडेंट हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं होने चाहिए। तो तीनों में कॉमन कितने है, ये 10 है, ये 10 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास खाली क्या बच जाएगा, ये वाला पोर्शन बच जाएगा। सेकंड रीजन से क्या समझते हो कि खाली हिंदी और मैथ के बचेगा। वो स्टूडेंट कितने होंगे
8 स्टूडेंट होंगे। कितने होंगे? 8 स्टूडेंट होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।